हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अब आपके आरएस एग्जाम का एक लास्ट दिन बचा है। इस लास्ट दिन में एग्जाम हॉल में आपको किन किन बातों का खास ध्यान में रखना है। और मुझे पता है कि अभी बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रेस भी हो रखा है। अभी परीक्षा से पहले भी स्ट्रेस हो रखा होगा, और परीक्षा हॉल में जब आप करेंगे अपना एग्जाम पेपर सोल्व करेंगे, तब भी बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रेस आएंगे। उसको कैसे मैनेज करना, उसको कैसे हैंडल करना, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। देखो, खासकर जो पहली बार जा रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत काम की चीज़ होगी, है ना, क्योंकि आपको अभी बहुत सारी चीज़ों का अनुभव नहीं होगा। और ऐसी बहुत छोटी-छोटी बातें होती है, जिनका बातें बहुत छोटी होगी, लेकिन हाँ, उसका रिज़ल्ट पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कई बार। तो ये छोटी-छोटी बात ध्यान में रख लेना, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखो, मैं मेनली 3 बातें यहाँ पर करने वाला हूँ। एक तो अभी परीक्षा से पहले जो आपको कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा, उसको कैसे हैंडल करना है आपको, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। इसके अलावा एग्जाम हॉल में कुछ स्ट्रेस, अलग अलग चीजें हो सकती है जो आपको स्ट्रेस पैदा करे, उसको कैसे मैनेज करना है, और कुछ बातें जो आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखनी, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले परीक्षा से पहले अभी एक दिन पहले, है ना, 6 घंटे 12 घंटे बच्चे, उसके पहले जो आपका स्ट्रेस हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें आ रही होगी, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। देखो, स्ट्रेस ऐसी चीज है, अगर स्ट्रेस ज्यादा आ गया आपके ऊपर तो आपको पढ़ी हुई चीजें आप भूल जाएंगे। वो सारा स्ट्रेस आपके याददाश्त को कमजोर करता है, तो इसको बात को बहुत ध्यान रखना। एक तो अभी बहुत ये आपके कॉन्फिडेंस को भी लूज कर रहा है। आपके मन में एक बात आ रही होगी बार बार कि बहुत कुछ पढ़ना छूट गया है ना। अगर सिर्फ 2 दिन और मिल जाए, सिर्फ 2 दिन और मिल जाए, तो लगभग सारा चीजें कवर हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको 1 महीना भी मिल जाए ना, तो भी लास्ट में फिर जब एग्जाम का लास्ट दिन आएगा तब यह हो रहा है कि 2 दिन और मिल जाते। आरएस का सिलेबस वास्तव में इतना बड़ा है कि किसी से भी ये कवर होना, 100% कवर होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सबको ये लगता है कि 2 दिन और मिल जाए या 1 दिन और मिल जाए तो बहुत सारी चीजें और पढ़ ले, और पढ़ ले, और पढ़ ले, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी। देखो, मैंने आपको बताया था कि जनरल मेल कैंडिडेट भी अगर कोई होगा, जनरल मेल कैंडिडेट अगर वो 70 सवाल कर ले, तो भी नेगेटिव निकाल के 70 सवाल कर ले, तो भी उसका प्री क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको लगभग लगभग गणित बताई। इसका मतलब ये है कि अगर 80 सवाल आपको नहीं भी आ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मेरा इतना सारा कोई पढ़ना छूट गया, तो भी 150 में से अगर 80 सवाल नहीं आते हैं, आपको उसके बारे में पूरा पूरा आंसर नहीं पता है, तो भी आप भी आराम से क्लियर कर लेंगे। 80 सवाल नहीं आते हैं तो भी, देखो 70 तो नेगेटिव निकाल के, इसका मतलब अगर 60-65 आ रहे हैं, उसके अलावा बाकी में आप कुछ करेंगे, तो भी इतने सवाल होंगे जो नहीं आएंगे। और मैं आपको बताता हूं, 20-25 सवाल तो ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आते होंगे। वो आंसर सिर्फ अभी सिर्फ आरपीएससी को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। आप कहेंगे सर हम इतनी कोचिंग करी, कोचिंग पढ़े, कोई मतलब नहीं। 20-25 सवाल तो ऐसा है जो किसी को, मैं बता रहा हूँ, किसी को नहीं आएंगे। ना आपको नोट्स में मिलेंगे किसी के, ना आपको कोई बुक्स में मिलेंगे, ना किसी कोचिंग में पढ़ा होगा। तो उन सब की चिंता नहीं करनी है ना। जब आप एग्जाम पेपर करने जाएंगे तो आप सवाल देखेंगे, पहला सवाल नहीं आ रहा है, दूसरा सवाल नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। और बाकी सिलेबस इतना बड़ा है कि कभी कवर नहीं हो सकता है। दूसरा जो एक बड़ा चीज अभी लग रही होगी, इतना सारा क्योंकि आपने पढ़ा है, अब आपने जो भी पढ़ा वो सारा मिक्स हो रहा होगा, है ना, कि एकदम से दिमाग ब्लैंक लग रहा होगा, मिक्स हो रहा है सारी चीजें। उसकी भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। ऐसा होना स्वाभाविक है, और ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा। 99.9% लोगों के साथ ऐसा होता है। 99 तो मान ही लीजिए, 1% को छोड़ दीजिए, बाकी 99% को तो मान लीजिए कि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। पर मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, इसमें बहुत वाइड पढ़ना पड़ता है, बहुत वाइड, हमें एक एक फैक्ट याद रखना पड़ता है। मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना कम पड़ेगा। यहाँ पर आपको पढ़ना बहुत वाइड पड़ता है, इसलिए सारा मिक्स होना। आंकड़े इतने सारे आपने पढ़ रखे होंगे, मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती आंकड़ों की, पर यहाँ इंपॉर्टेंस होती है। तो आपने इतने सारे पढ़ रखे होंगे कि वो मिक्स होना स्वाभाविक है, पर चिंता नहीं करनी है। आप जब एग्जाम पेपर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, तो आपको याद आ जाएगा, मैक्सिमम चीजें याद आ जाएगी। हाँ, 4-5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो फिर भी आपके ऐसा लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है लेकिन अब मिक्स हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। तो 4-5 सवाल की टेंशन नहीं लेनी है। अपने पास 80 सवालों का पड़ा है कि 80 सवाल अगर नहीं भी आते हैं तो भी अपना प्री क्लियर होगा। इसलिए इस बात की भी चिंता को अब खत्म कर दीजिए, चिंता रखनी ही नहीं है ना। दूसरा एक और आ रहा है कि पेपर बहुत कठिन आएगा। देखो, आरएस का पेपर है, पेपर तो कठिन आएगा ही, मैं आपको बता देता हूं। पर हमें कठिन पेपर इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि कट ऑफ कम जाती है। पेपर तो कठिन आएगा, पेपर के सवालों का लेवल भी कठिन आएगा, लेकिन क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती कठिन आने से, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। मैं एक अनुमान आपको बताता हूं। देखो, अगर 150 सवाल आएंगे तो मान के चलिए कि 30-35 सवाल तो ऐसे आएंगे जो इजी लेवल के होंगे, आपको देखते ही आ जाएंगे। लगभग लगभग जिन्होंने भी थोड़ी बहुत तैयारी की है सभी कर लेंगे 30-35 सवाल। 30-35 सवाल लगभग ऐसे हो सकते हैं जो मीडियम लेवल के हों,
जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई करके गए हैं, ठीक ठाक अच्छे से पढ़ाई की है, वो 30-35 सवाल मीडियम लेवल का आएंगे, वो कर लेंगे। इसका मतलब है देखो 35 यानी 65 से 70 सवाल ऐसे होंगे जिन्होंने मीडियम लेवल की भी तैयारी करके वो आराम से कर लेंगे। अब जो पीछे बचते हैं लगभग 70 से 80-85 सवाल, आप मान लीजिए 70 से 80 सवाल इसको मान लेते हैं, वो आते हैं हार्ड लेवल के सवाल। जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी की है वही इन सवालों में आगे कर पाएंगे। और मैंने बताया 20-25 सवाल तो ऐसे होंगे जो किसी ने पढ़े नहीं होंगे, किताबों में भी अब छपेंगे, कोचिंग भी अब पढ़ाएंगे जब एक बार आरपीएससी पूछ लेगी, बाकी किसी कोचिंग ने किसी बुक में नहीं आते हैं। तो उन सब का आपको अभी फिलहाल एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी एग्जाम देने से पहले जितना आप अपना आप को रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करें। प्लस क्योंकि अभी लास्ट नाइट है तो आपको ज़्यादा नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप रात भर 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहे हैं और एग्जाम के टाइम झपके आ रही हो, या जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और आपकी याद जो आपको पढ़ा हुआ है वो भी आपको समय पर याद नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि नींद जो है आपके माइंड को, दिमाग को चार्ज करती है, ठीक है, आपके ब्रेन को चार्ज करती है। तो आपका ब्रेन पूरा एक्टिव होना चाहिए, पूरा चार्ज होना चाहिए। कम से कम 5 घंटे की नींद ले लेना। और सुबह मैं आपको ये कहूंगा कि जब एग्जाम में सुबह जाए तो हल्का नाश्ता करके जाए, बहुत हैवी नाश्ता भी नहीं हो, बहुत भूखे पेट भी नहीं जाना चाहिए। दोनों ही थोड़ा सा है, थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। हाँ, एग्जाम के टाइम पता नहीं चलता, अगर हम खाली पेट भी जाए तो पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप हल्का सा नाश्ता भी कर ले या फिर पॉसिबल नहीं हो जूस भी अगर आप पी ले तो भी इससे काम हो सकता है। हल्का नाश्ता कर ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बाकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इतना पता नहीं चलता, पर एग्जाम क्योंकि 2 बजे तक खत्म होगा तो हल्का नाश्ता करना ठीक रहेगा। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस होता है उसकी। अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए है ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद क्या करना है। देखो, जब आप एग्जाम पेपर सोल्व करना बैठेंगे तो ऐसे बहुत सारे होंगे कि बहुत सारे सवाल नहीं आएंगे। पर वो कितने सवाल मैंने आपको बताया, अगर 70-80 सवाल नहीं भी आए तो भी टेंशन नहीं करनी आपको। आप एक सवाल पढ़ेंगे, पेपर देखेंगे, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, एकदम से टेंशन होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अपने पास 70 से 80 सवालों का लेवरेज है। नहीं भी आता है स्ट्रेस नहीं लेना है। 10 सवाल नहीं आ रहे, लगातार 10 सवाल नहीं आ रहे, नहीं लेना है स्ट्रेस। लगातार 20 सवाल भी नहीं आ रहे तो भी स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि नहीं आएंगे, इतने करने भी नहीं है। पेपर इतना इस कठिन लेवल का बनता है कि 70-80 सवाल भी नहीं आए तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो लगातार 15-20-25 सवाल भी नहीं आए तो उसकी चिंता नहीं करनी है। और ऐसा पेपर में होगा, आपके साथ ऐसा पेपर में होगा और ये आपका स्ट्रेस बढ़ा सकता है, आपको नहीं लेनी। याद रखनी है मेरी बात कि हाँ, ऐसा होगा कि हमें 10-15-20 सवाल भी लगातार नहीं आ रहा, यहाँ पर उस पर श्योर नहीं है, नहीं लेनी स्ट्रेस। आपके पास इतने पर्याप्त सवाल हो जाएंगे, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी तो आपके पास इतने पर्याप्त सवाल हो जाएंगे कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे होंगे जो पढ़े हुए सवाल भी याद नहीं आएंगे। ये ज्यादा स्ट्रेस देता है कि ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं आ रहा। ऐसे सवालों पर देखो क्या करना है। पहली बात, अगर ऐसा सवाल आए, आप एक सवाल को लेकर मत बैठ जाना कि ये सवाल मेरे पढ़ा हुआ, थोड़ा सा आप दिमाग लगा रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर पढ़ा हुआ सवाल है, आपने थोड़ा दिमाग पर जोर डाला, याद नहीं आ रहा, छोड़िए उस सवाल को छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। आगे इन सवालों को फिर सबसे लास्ट में देखना एक बार। आ जाता है तो ठीक बात है, बाकी मैं बता रहा हूं आपको 5-6 सवाल फिर भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये 2 दिन पहले पढ़ा था और मेरा मिक्स हो गया, याद नहीं आ रहा, ऐसा होगा। तो 5-6 सवालों की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। बाकी हाँ, इस पर रुककर आपको दिमाग पर जोर डालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। या तो ये बाद में याद आ जाएगा, सवाल करते करते अचानक से याद आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर इसको छोड़ देना। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसी चीजें मैथ्स के सवाल देखो, अगर आप मैथ्स के कैंडिडेट हैं, आप कोशिश करेंगे कि 8 से 10 सवाल अगर मैथ्स के आते हो तो पूरे के पूरे करके आए। ऐसा हो सकता है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद भी पूरे से पूरे सवाल नहीं हो पाए, तो भी ज्यादा चिंता नहीं करनी। ठीक है, 1-2 सवाल नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, वो हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड का था, लेकिन हर बार एक दो सवाल ऐसे होते थे कि मिस्टेक हो जाती थी। आते हुए सवाल भी कई बार नहीं होते, पर ठीक है, अपने पास काफी सवाल पड़े तो नहीं आते तो उसकी चिंता नहीं करनी। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स के एक सवाल पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया मैथ्स रीजनिंग सबसे लास्ट में करनी है, शुरू में नहीं करनी। भले आप मैथ्स रीजनिंग के धुरंधर हो, लास्ट में ही करना। फिर भी एक सवाल पर अटक कर नहीं बैठ जाना, अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पर मैथ्स के सवालों में ये ध्यान रखना है कि मैथ्स के सवाल कई बार सीधे सीधे ट्रिक्स नहीं होते, ऑप्शन से भी सोल्व हो जाते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को रख कर देख लीजिए, वहां पर जहां से सेट होता है वहां पर कर लीजिए। तो मैथ्स को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रुकना नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना कि ये मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है फिर भी नहीं हो रहा। इजी सवाल भी कई बार नहीं होते हैं तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है,
आप आगे बढ़ जाइए। 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो मैथ्स में भी हो सकता है आपको नहीं आए। हाँ, ये 2-3 बातें को बहुत खास ध्यान जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है, ओएमआर में गलती से रोल नंबर का कोई एक अंक गलत भर ना जाए। देखो पहले तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी, ये होना ही नहीं चाहिए। ये होना ही नहीं चाहिए कि रोल नंबर गलत हो जाए। अभी तो आप अपने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में देखिए, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि रोल नंबर गलत भर दिया जाए तो आपको मूल्यांकन से पृथक कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, पहले तो आता था कि 5 नंबर काटे जाएंगे, इस बार एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी अगर रोल नंबर गलत भर दिए तो इसका बहुत खास ध्यान रखना। फिर भी अगर गलती से ऐसा हो जाए कि गलत भरना आ गया, तो ऐसा नहीं कि आप शुरू में बहुत स्ट्रेस में आ जाए। इन्विजिलेटर से आप रिक्वेस्ट करना, पहले वो शुरू में नाटक करेंगे, हाँ, लेकिन आपको ब्लेड दे देंगे। वाइटनर काम नहीं करता, वाइटनर से प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ब्लेड देंगे, आप हल्का हल्का उसे सही करके वापस सही रोल नंबर भर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पर मैं आपको फिर से एक तरह से वार्न भी कर रहा हूं कि ये होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वास्तव में ऐसा हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ओएमआर में कोई आपको बी भरना था, आपने गलती से सी भर दिया, सी भरते ही पता चल गया अरे गलत भरना आ गया। ऐसा होगा, 1-2 सवालों में ऐसा पॉसिबल है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है। इस कंडीशन में आपको इन्विजिलेटर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इस कंडीशन में कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, हो सकता है वो नहीं भी करे, पर कर सामान्यतः कर देते हैं। पर इस कंडीशन में, इसमें आपको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसमें आप कितनी रिक्वेस्ट करें, इसमें कोई मदद आपको नहीं मिली है। तो गलत भरना आ गया तो आ गया, 1-2 सवालों पर लेकर नहीं मेरे से गलत हो गया, ये एक है ना, 1-2 नंबर का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जहां बाकी अब जो सवाल बचे हैं, उस स्ट्रेस के कारण वो सवाल आपके गलत नहीं हो जाए। हो गया जो हो गया, उसको छोड़कर आगे बढ़िए, वो स्ट्रेस भी आपको दिमाग पर हावी नहीं होने देना। 2-3 बहुत बेसिक बातें, देखो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपके लिए ध्यान रखता हूँ और वो बतानी जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो तो सीधी सी प्यास लग रही है तो पानी, वैसे तो पानी की व्यवस्था नॉर्मली आपकी क्लासरूम में कर दी जाती है। नहीं भी हो, प्यास लग रही है, ऐसा नहीं कि आप बैठे, आप जाइए बाहर जाके, अगर बाहर व्यवस्था हो तो बाहर जाके पानी पी लेना चाहिए। ज्यादा प्यास, क्योंकि 1 या 2 मिनट की बात है उसमें, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट के लिए जाना हो, और ये सोचते हैं कि मेरे 2 मिनट 5 मिनट कम पड़ जाएंगे और दबा के बैठे रहते हैं। मेरा देखो, अगर सिर्फ एग्जाम के 10 मिनट 15 मिनट बाकी है तब तो कोई नहीं, आप इतना दबाकर बैठ सकते हैं। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा बाकी है, आधा घंटा लगभग समय बाकी है, आप सोचेंगे आधा घंटा ही तो बाकी है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है टॉयलेट के लिए, वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा। उल्टा सवाल गलत हो सकता है उसे। 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं, कोई नहीं, अपना आप रिलैक्स होइए, रिलैक्स होकर बैठिए, 2-3 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का खास ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैं अपने बहुत अनुभव से बता रहा हूँ कि इतने सारे एग्जाम दिए तो हर चीज को फेस कर चुका हूँ, है ना, कि कौन चीजें किस तरह से क्या क्या स्ट्रेस पैदा करती है और उस स्ट्रेस से रिलीज होना, रिलैक्स होना कितना जरूरी होता है, ये सारा मैं अपने एक्सपीरियंस ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सारी चीजें एग्जाम में बहुत काम आने वाली, खासकर उन कैंडिडेट्स की जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। हाँ, 2-3 चीजें और बहुत सिंपल सी बातें। कई बार सिर्फ इन्विजिलेटर जो होता है, जो निरीक्षक होता है, वो पास में आकर खड़ा हो जाए या फिर हमारा सीट वहीं आ जाए जहां पर वो बैठा है, पास में आ जाए, तो भी स्ट्रेस हो जाए कि वो बार बार हमें घूर रहा होता है, हमें देख रहा होता है, हमें लगता है ये हमारे पास क्यों आकर खड़ा हो गया। कोई नहीं, वो खड़ा है, आपको देख भी रहा है, तो उसकी चिंता मत करो, आप अपने काम पर लगे रहो, उसकी चिंता, ये तो कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये एक बड़े इफेक्ट करते हैं लास्ट टाइम पर, या फिर कई बार होता है कि निरीक्षक के होते हुए भी लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे सवाल पूछ लेते हैं, सवाल पूछ कर लेते हैं, आपको लग रहा है कि यार ये नकल कर रहे हैं, है ना, ये आगे निकल जाएंगे, इसको शिकायत करूं या फिर इसकी शिकायत करूं, ऐसा मन में आता है बार बार। देखो ऐसा हो सकता है किसी मेरे, क्योंकि मैंने तो 1-2 एग्जाम में ऐसा देखा है कि इन्विजिलेटर के होते हुए, निरीक्षक के होते हुए भी लोग आराम से आपस में नकल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और इन्विजिलेटर थोड़ा सा ढीले टाइप का होता है और वो, है ना, आराम से लिबरल टाइप का है तो वो छूट देता है, चलो करने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई देखने नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि मैं इतना पढ़ के आया और ये आसानी से कर रहे हैं, ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, ऐसा मन में आता है बार बार, है ना, इसकी शिकायत करनी चाहिए, मन में गुस्सा आता है थोड़ा सा। छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पूछ रहा है, लड़के आपस में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जो पूछ रहा है उसको भी कोई ज्यादा नहीं आता है, और जो बता रहा है उसको भी कोई ज्यादा नहीं आता। जिसको ज्यादा आता है वो अपना सिर्फ अपना पेपर में ध्यान रखेगा। तो इस पर आपको ज्यादा चिंता करने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे से आगे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। आपने तैयारी कर रखी है अच्छी, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, नहीं निकलेंगे, तो उसकी चिंता आपको, टेंशन भी बिल्कुल नहीं करनी है। अब लास्ट में कुछ बातें बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ 1 घंटे यानी कि 10 बजे बाद किसी को एंट्री नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि 10 बजे से एंट्री शुरू होगी, उसमें लिखा हुआ कि 10 बजे बाद किसी को एंट्री नहीं देंगे। मतलब 11 बजे एग्जाम है, 10 बजे बाद हॉल आपका जो है एग्जाम सेंटर का जो है गेट है वो बंद हो जाएगा। तो आप कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, और 10 बजे बंद हो जाएगा,
बंद हो जाएगा, लिखा है मतलब बंद हो जाएगा, तो 1.5 घंटे कम से कम पहले पहुंच जाना चाहिए आपको। एडमिट कार्ड और सारी जरूरी चीजें, इस बार लिखा हुआ है कि आधार कार्ड जो है वो आप ओरिजिनल लेकर आना, हमेशा ओरिजिनल ही ले जाना पड़ता है, ओरिजिनल लेकर आना, रंगीन वाला होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो और नीला बॉल पेन जो पारदर्शी हो, ऐसा पेन आपको ले जाना चाहिए। ड्रेस कोड का खास तौर पर पालन करना चाहिए। हाफ बाजू वाली, जैसे ये फुल बाजू वाली मैंने उलट रखी, वो नहीं चलेगी, आपकी हाफ बाजू वाली शर्ट ही होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए भी हाफ स्लीव का ही होना चाहिए, नहीं होगा तो वो काट देंगे, वहां पर कैंची रखी होती है वो काट कर देंगे। तो आप पहले से उसी तरह का पहन के जाए। जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो किसी तरह के बहुत ज्यादा गहने आभूषण नहीं पहन के जाए। ये ड्रेस कोड में एडमिट कार्ड में सारा लिखा हुआ, इसका पालन करके ही जाना चाहिए, वहां फालतू बहस करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस जो भी लिखे हैं एक बार सारे के सारे पढ़ लेना। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, रीजनिंग के जो सवाल है, रीजनिंग के सवाल 10 से 12 सवाल आ सकते हैं। मैथ्स के 8 से 10 सवाल आ सकते हैं, इसके 10 से 12 सवाल आते हैं। रीजनिंग के सवाल ऐसा लगता है कि सभी लोग कर लेंगे, देखने में लगता है कि हाँ ये आ रहा है, पर कई बार क्या होता है कि ट्रिकी सवाल होता है, हमें लगता है इसका आंसर ये होगा, बहुत जल्दी से आंसर निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग के सवालों में थोड़ा सा सावधानी रखना। कई बार जो लगता है कि बहुत ईजी है वो इतना ईजी नहीं होता है, उतना सीधा नहीं होता है। रीजनिंग के ऐसे सवाल है जिसमें आप बहुत आसानी से सीधे सीधे नंबर कमा सकते हैं, तो रीजनिंग के सवालों को थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है, वहां पर कोई गलती नहीं हो जाए, तो रीजनिंग सवाल पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, मैथ्स के प्रश्नों में आप ऑप्शन का यूज करके जल्दी भी आंसर निकाल सकते हैं। कोई सवाल ऐसा होता है जो फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला लग नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन के यूज से भी सवाल, तो ऐसा नहीं कि मैथ्स के सवाल को देखते ही छोड़ दें, आप ऑप्शन 4 ऑप्शन का यूज करें, है ना। कई बार ये व्यवहारिक तरीका होता है, देसी तरीका होता है, उस देसी तरीके से निकल जाता है। ऑप्शन, पहला ऑप्शन रख के देखा नहीं आया उत्तर, दूसरा ऑप्शन रख के देखा नहीं आया, तीसरा ऑप्शन रख के देखा उत्तर आ गया, तो उस तरीके से भी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। कितने सवाल करने हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए, आपका कितने आपका टारगेट होना चाहिए, और आपका टारगेट क्या है पूरा कैटेगरी वाइज मैंने पिछली वीडियो में बताया, हर कैटेगरी में टारगेट क्या रखना है, और उस टारगेट के हिसाब से आपको कितना क्या सवाल अटेम्प्ट करने हैं, कितने नेगेटिव हो जाए तो भी इतने नंबर बन जाएंगे, वो सारी गणित आप पहले से सेट कर लेना, ताकि वहां बार बार आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े। ये गणित सेट रहेगी तो फटाफट आप कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी है, नॉर्मली मैंने कई कैंडिडेट्स को हर एक दो सेंटर में मुझे ऐसे मिल जाता तो इनविजिलेटर से बहस करता है। एक तो मुझे लगता था कि वो तैयारी करके नहीं आए, है ना, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस दिखाना है लोगों को देखो मैं बहुत अलग आदमी हूँ। ये इस प्रकार की बहस में आपको नहीं पढ़ना, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। कोई भी हो आप सीधा सीधा बस रूल्स को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, कोई किसी से जो गेट कीपर हो या कोई इन्विजिलेटर हो किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। इस बार विशेष आपको ध्यान रखना है जो 5वां ऑप्शन आ रहा है, गलती से कोई एक भी ऑप्शन छूटा है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 15 ऑप्शन छूटते ही आप सीधे बाहर हो जाएंगे, तो कोई छूटना ही नहीं चाहिए। लास्ट टाइम के लिए मत रखना कि लास्ट के 10 मिनट में भर देंगे, कई बार 10 मिनट में हो नहीं हो, एक भी दो भी छूट गया तो हो जाएगा। तो 15-20 मिनट पहले से ही इसकी तैयारी आप शुरू कर देने का, 5वें ऑप्शन भर देना चाहिए। अब मेरा सारा पेपर हो गया, हाँ लास्ट तक ऐसा हो कि लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं और आप सवाल किए जा रहे हैं, आपको लगता है मुझे सवाल आता है, पहले मुझे वो करना चाहिए ना, उसके चक्कर में ये ऑप्शन मत छोड़ देना। लास्ट के 5 मिनट में इतने सारे ऑप्शन नहीं भरना आएंगे, अगर ज्यादा बाकी रह गए तो पहले इनको भरना, क्योंकि आपके 2 सवाल आप करोगे, उन 2 सवालों के चक्कर में अगर आपके 15 सवाल छूट गए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसी गलती मत करना। लास्ट के 15 मिनट तो आपको आते हैं सवाल तो भी छोड़ देना सारे, फिर 5वां ऑप्शन पहले भरना है, फिर उसका ध्यान देना, फिर टाइम बचता है तो जो आपको आता है उस पर करना है आपको, क्लियर। और अभी इंस्ट्रक्शन दे ही रखा है एडमिट कार्ड में कि ओएमआर की कार्बन कॉपी जो है वो आपको लास्ट तक संभाले रखनी है। मतलब अगर आप मेंस तक पहुंच जाते हैं, फिर इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, तो लास्ट चरण तक संभाल के रखनी, कई बार ये खो जाती है। वैसे इसकी जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ेगी, लेकिन आरपीएस ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है अगर जरूरत पड़े, अगर मांगी जाए तो आपको पेश करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी भी चरण में आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसको संभाल कर रख ले आप, इसकी फोटो खींच कर रख ले आप, है ना, इसकी फोटो जैसे आए इसकी फोटो खींच कर भी रख ले, फोटो भी सेव रह जाती है, और वैसे भी इसको भी आपको संभाल के रखना चाहिए। और लास्ट में देखो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप, अपना जो व्हाट्सएप चैनल है ये इसका QR कोड है, आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। मैंने जो अपना चैलेंज चल रहा है, मैंने आपको 7 डेज चैलेंज दिया, उसमें मैंने आपको रोजाना मैं एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा हूँ। मैं लास्ट में आपको 2 अफर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ, एग्जाम में जाने से पहले इन 2 अफर्मेशन को आप बार बार दोहरा सकते हैं। देखो आपके मन में आ सकता है ये काम करता है या नहीं करता, अब मैं इसकी सारी पीछे की जो साइंस है वो कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं कि ये वर्क करता है, ये वर्क करेगा। हाँ, एक दिन में वर्क नहीं करेगा, आप आज ये बात करेंगे और आपको कल रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पॉसिबल है कि आप इसको अगर पूरे
विश्वास के साथ करें तो 1% 2% फर्क जरूर पड़ेगा। तो हाँ, इस बात पर मेरे आप विश्वास कर सकते हैं। क्या है पॉजिटिव अफर्मेशन? आप मन में ये दोहरा सकते हैं कि मैंने अपने पूर्ण सामर्थ्य और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है और मुझे इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। क्या इससे मिल जाएगा? बिल्कुल हाँ। 100% नहीं तो इसका 1 या 2% इसका फर्क जरूर पड़ेगा। आपका स्ट्रेस रिलीज होगा सिर्फ इतना बोलने से। आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो मानकर चलिए आपको इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात को बस आपको बार बार अपने मन में दोहराना है। और दूसरा, ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप दोहरा सकते हैं कि मैं मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वयं को स्थिर और शांत रख सकता हूँ। एक शांत और स्थिर दिमाग ही मेरी ताकत है। देखो मैंने ये वैसे पुल्लिंग में लिखा है, पर ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, कोई जेंडर बाइस वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, बस मैंने एक जेंडर का यूज किया, बाकी दोनों पे लागू होता है। तो आप इस तरह से इस चीजों को बार बार दोहरा सकते हो। क्लियर? तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आप बिल्कुल बहुत अच्छा करके आएंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करके आए, इतनी मेहनत की, हमने भी आपके लिए बहुत सारा प्रयास किया है। तो मुझे विश्वास है कि अगर आपने जरूर अगर 3 4 5 महीने भी अच्छे से तैयारी किए तो आप जरूर अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से वापस एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम के बाद फिर से मिलते हैं। थैंक यू।